Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss DC biasing of transistor, and we have already discussed fixed bias in our previous lecture, and in this lecture we will discuss some more type of DC biasing. कुछ जो और टाइप हैं DC biasing के उनको पढ़ेंगे। तो कल तक अपन ने फिक्स्ड बायस पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपना आता है इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। डीसी बायसिंग चल रहा है अपना। डीसी बायसिंग में फर्स्ट आप पढ़ चुके थे फिक्स्ड बायस, सेकंड है इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो देखिए, सर्किट डायग्राम की बात करते हैं अपन। तो सर्किट डायग्राम किस तरीके से जो है होता है, ठीक है। यहाँ से इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। ये अपना बेस रेजिस्टेंस है आरबी, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आ जाता है इमीटर रेजिस्टेंस आर ई। यहाँ डीसी सप्लाई होती है वीसीसी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या फ़र्क है फिक्स्ड बायस और इमीटर बायस के अंदर। सिर्फ एक फ़र्क है छोटा सा, यहाँ पे क्या आ गया है, इमीटर रेजिस्टेंस भी आ गया है। क्या आ गया है? इमीटर रेजिस्टेंस भी आ गया है। तो अब आपको देखो सर्किट एनालिसिस ऑलरेडी अच्छे से आता है, केसीएल केवीएल लगाना अच्छे से आता है, सर्किट रिड्यूस करना भी मैंने सिखाया हुआ है, बस कुछ नहीं करना। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, आउटपुट यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसे, ये है वी नॉट। तो कैपेसिटर तो ओपन हो जाएंगे और जितने भी अगर एसी सिग्नल होते हैं तो हट जाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? देखो ये वीसीसी है, मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? वीसीसी। अब यहाँ वीसीसी है तो यहाँ पे भी वीसीसी होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ क्या, ये आरसी, ये वीसीसी, ये भी वीसीसी और ये आरबी। क्यों? अरे ये दोनों पॉइंट देखो एक ही जगह कनेक्टेड है, दोनों पे वोल्टेज वीसीसी है। सो हियर भी वोल्टेज, हियर वी कैन डिनोट वीसीसी एंड हियर वी कैन डिनोट वीसीसी। अब वीसीसी का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक बैटरी है, नेगेटिव और फिर ग्राउंडेड है। तो ग्राउंडेड, जितने भी ग्राउंडेड पॉइंट हैं उन सबको एक जगह कनेक्ट कर देते हैं अपन। यही रूल होता है ना। ऐसे ये वीसीसी जो है इसके लिए भी, ये लो ध्यान रखना, जब भी जैसे अगर यहाँ पे वीसीसी लिखा हुआ है, सिर्फ वीसीसी, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल बनाना है, फिर नेगेटिव और फिर ग्राउंड से जोड़ देना है। अगर यहाँ पे माइनस वीसीसी लिखा होता तो पहले नेगेटिव टर्मिनल बनाना है, फिर पॉजिटिव बनाना है और फिर ग्राउंड से जोड़ देना है। क्लियर है? ये बात जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो ये है आपका आर ई, ये आर सी, ये आर बी। तो ये जो करंट फ्लो होगा, ये कौन सा करंट फ्लो होगा? आई बी। जो इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो आई ई। जो ये जो करंट होगा वो होगा आई सी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो दो लूप है अपने पास, बेस इमीटर लूप, ये वाला लूप कौन सा है? बेस इमीटर लूप है। और ये कौन सा लूप है? ये वाला, ये तो बेस इमीटर है। ये कौन सा है? कलेक्टर इमीटर लूप है। इनके जो वोल्टेज होते हैं उनके साइन कन्वेंशन मैंने बीजेटी के पहले लेक्चर में बताए हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो केवीएल यूज करना है, इस डायरेक्शन में मैं चलता हूँ, एक डायरेक्शन चूज कर ली। अब नोटेशन देना है, क्या बनना है? टर्मिनल बनाने हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब ये हाई वोल्टेज पे है और ये वाला टर्मिनल लो वोल्टेज पे है। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज होगा? यहाँ पे VBE, बेस टू इमीटर, और इसका ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो करंट किधर जा रहा है? बेस से इमीटर की तरफ आ रहा है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, VBE पॉजिटिव होगा। ठीक है, और मैंने बताया हुआ अभी आपको। वापस से करंट IE नीचे आ रहा है, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। IC करंट नीचे आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसके अंदर अपन इस तरीके से जो है कैलकुलेट कर लेंगे।
तो देखो KVL लगा रहा हूं इन बेस इमीटर लूप। देखो यहां से चलें, कितना वोल्टेज है ये VCC। तो पहले नेगेटिव टर्मिनल है, यूं घूम रहा हूं मैं, यूं, है ना, क्लॉकवाइज। नेगेटिव है तो नेगेटिव VCC, फिर आया पॉजिटिव तो पॉजिटिव। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट है IB, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, I इंटू आर, रेजिस्टेंस है RB, तो कितना हो गया IB इंटू RB। आगे देखो प्लस टर्मिनल आया, प्लस VBE, फिर वापस देखो प्लस ही आ रहा है तो वापस से प्लस, कितना वोल्टेज होगा IE इंटू RE इक्वल्स टू 0। आगे सोल्व करो, देखो IB RB प्लस IE को मैं क्या लिख सकता हूँ IC प्लस IB, क्योंकि भैया IE कितना होता है IB प्लस IC इंटू RE, और इस तरफ आ गए VCC माइनस VBE। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखो IC इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, बीटा IB, तो ये कितना हो गया IB RB प्लस IC की जगह बीटा IB प्लस IB इंटू RE इक्वल्स टू VCC माइनस VBE। क्लियर है। अच्छा तो देखो यहाँ से IB, इसमें से IB कॉमन ले लो तो कितना बचा RB बचा, और यहाँ से भी देखो दोनों टर्म में से IB कॉमन आ जाएगा तो IB बाहर आ जाएगा, कितना बच जाएगा 1 प्लस बीटा RE इक्वल्स टू VCC माइनस VBE। तो यहाँ से आपके पास IB आ गया कितना VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस 1 प्लस बीटा RE। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अपनी बेस करंट की वैल्यू आ गई। जो अपना पहला था फिक्स्ड बायस जो था उसमें RE 0 था तो कितना आया था VCC माइनस VB डिवाइडेड बाई RB। ठीक है, ये मैं सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो KVL ही तो लगाना है, लगा लेंगे, समझ रहे हो। हाँ तो ये ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ ठीक है, अब IC कैलकुलेट करना है, IB आ जाएगा इस फॉर्मूले से, तो IC कितना होता है बीटा IB, तो लो भैया अपने पास तो IC भी आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन IC आ गया। लेकिन जो Q पॉइंट होता है, जो ड्राइविंग पॉइंट होता है, ड्राइवन पॉइंट होता है, या फिर क्यूसेंट पॉइंट जो होता है, उसमें VC भी निकालना है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज भी निकालना है। तो देखो कलेक्टर टू इमीटर का मैं साइन बनाना भूल गया। करंट कहाँ रहा है, कलेक्टर से इमीटर, तो कलेक्टर हाई वोल्टेज पे होगा और ये लो वोल्टेज पे, तो ये वोल्टेज कितना है कलेक्टर टू इमीटर VCE, और हाई वोल्टेज पे कौन है कलेक्टर, क्यों कलेक्टर से इमीटर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो देखो अब लगाता हूं मैं किसके अंदर KVL इन कलेक्टर इमीटर लूप। क्लियर, चलो लगाओ, कहाँ से स्टार्ट करें, बैटरी से स्टार्ट कर लें, यूं घूम रहे हैं। अच्छा यूं घूमोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कल एक सवाल करके बताया भी था। यूं घूम रहे हैं तो नेगेटिव VCC, पॉजिटिव आया, करंट है IC, रेजिस्टेंस है RC, तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद देखो प्लस आ रहा है, प्लस VCE, नीचे आओगे तो वापस से प्लस कितना IERE इक्वल टू 0। आपको वैल्यू किसकी चाहिए VCE की, तो VCE को एक तरफ रहने दो, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दो, तो VCC प्लस का हो जाएगा माइनस ICRC माइनस IERE
तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, VCE की, क्योंकि IC आपका आ गया, IB आ गया, तो आप IE इजीली निकाल सकते हो। IC आ चुका है, ये आपको दिया गया, ये और ये दिया गया, तो VCE भी आ गया, मतलब आपका Q पॉइंट आ गया। बताओ कोई दिक्कत है, तो IC भी आ गया, VCE भी आ गया। इसके बाद अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, सैचुरेशन लेवल। क्या कैलकुलेट करते हैं, सैचुरेशन लेवल। तो देखो सैचुरेशन लेवल का मतलब, देखो लोड लाइन ऐसे ही तो होती है, इस एक्सेस पे IC होता है, इस एक्सेस पे VCE होता है। तो देखो IC की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, IC की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, IC सैचुरेशन इज नथिंग बट IC मैक्सिमम, तो VCE 0 रख दो। तो देखो पहले IB निकलेगा फिर IC निकल जाएगा। तो इसके अंदर जैसे ही मैं कहाँ पे, इस इक्वेशन से कर लो, VCE 0 रख दो। क्या रख दो, VCE 0। तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी, देखो फॉर सैचुरेशन लेवल, तो ये बन जाएगा ओके 0 इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC माइनस IE को मैं क्या लिख सकता हूँ, IB प्लस IC इंटू RE। या फिर अपन इसको लिख सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं तो इस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ICRC प्लस IB प्लस ICRE इक्वल्स टू VCC। क्लियर है, ठीक है। आपको तो चाहिए IC चाहिए, IC चाहिए, तो देखो ICRC प्लस IB को मैं क्या लिख सकता हूँ, IC अपॉन बीटा, IC अपॉन बीटा प्लस IC और RE इक्वल टू VCC। क्लियर है, हाँ। IC कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा RC प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा RE इक्वल्स टू VCC। और इस इक्वेशन से आप जैसे ही इसको नीचे भेजोगे तो IC आ जाएगा। तो IC कितना आ गया, यहाँ से IC भी नहीं कहूँगा मैं, इसको IC सैचुरेशन कहूँगा। लेट मी राइट इट लाइक सैचुरेशन हेयर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पुट VCE को मैंने 0 रख दिया। तो ये जितने भी IC हैं इसके अंदर सब सैचुरेशन लेवल वाले हैं, है ना। तो IC सैचुरेशन कितना आ गया, VCC डिवाइडेड बाय RC प्लस LCM लेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा और RE, ये आ गया IC सैचुरेशन। ठीक है, लेकिन देखो बीटा और 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 100 या 50 होती है, तो 1 प्लस बीटा ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं लाएगा, तो 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा को 1 लिख सकता हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट वैल्यू IC सैचुरेशन की VCC अपॉन RC प्लस RE, ये ऑलमोस्ट वैल्यू है। लेकिन जो ये इसका और इसमें जो डिफरेंस होगा बहुत ही नेग्लिजिबल सा डिफरेंस होगा। तो अगर आपका कभी ऑप्शनल क्वेश्चन हो और ऑप्शन में डिफरेंस ज़्यादा हो तो आपको फिर ये मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ये रिड्यूस कर सकते हो। क्या किया मैंने, अरे 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू 50 या 100 होती है ऑलमोस्ट, 50 60 70 80 90, तो 51/50 ऑलमोस्ट कितना आएगा, एक ही आएगा, है ना। हाँ, तो इसको मैं 1 ले लिया तो RC प्लस RE। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि आप IB को क्या कर लो, 0 कर लो, मतलब IE को ऑलमोस्ट IC लिख दूँ, IE को ऑलमोस्ट IC लिख दूँ तो भी यही फॉर्मूला आ जाएगा। जबकि वहाँ कितना आ रहा था, VCC अपॉन RC आ रहा था। तो इसके अंदर ये जो पीक है ये कितनी आएगी, VCC डिवाइडेड बाई RC प्लस RE। और VCE मैक्सिमम कितना होगा, VCE मैक्सिमम कब होगा, जब IC 0 रख दो आप। तो देखो IC 0 तो I कितना हो जाएगा, IB के बराबर, और IB ऑलमोस्ट 0 ही होता है, IC 0 है, क्योंकि देखो IC
और आई ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, आई से 0 रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो वी सी कितना आ गया, वी सी सी के बराबर। वहाँ पे भी इतना ही आया था वी सी सी, है ना। और अगर आप आई बी को नेगलेक्ट नहीं करते हो तो उस केस में थोड़ा सा कम, वी सी सी से थोड़ा सा कम, क्योंकि आई बी की जो ऑर्डर होता है वो माइक्रो एम्पियर का होता है और आई सी आई का मिली एम्पियर, मतलब 1000 गुना का फर्क होता है। इसीलिए आई सी को लगभग आई लिख दिया जाता है, आई सी 0 है तो आई ई भी 0 है, तो ये दोनों टर्म कैंसल, वी सी मैक्सिमम कितना हो गया, वी सी सी के बराबर। तो ये हो गया सैचुरेशन लेवल। क्लियर है। तो ये अपना क्या हो गया, इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ले लो 200 किलो ओम, दिस इज 5 किलो ओम एंड दिस इज 1 किलो ओम। क्लियर है। और कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेशन करो सारी वैल्यूज का। तो देखो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन वापस से केवीएल इसी तरीके से लगाएंगे। तो देखो मिटा लो मैं अब, VCC ले लो 10 वोल्ट या 20 वोल्ट ले लो। तो उसमें इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, सिर्फ कितना किसका फ़र्क है कि मीटर को भी जो है एक रेजिस्टेंस लगाया गया है मीटर के टर्मिनल पे भी। ठीक है, बीटा 100 ले लेते हैं। तो देखो सेम चीज़ है, वीसी से कितना हो गया 20 वोल्ट, ये भी कितना हो गया 20 वोल्ट। आर बी कितना है 200 किलो ओम, ये कितना है 5 किलो ओम, ये कितना है 1 किलो ओम। बीटा कितना है 100। ठीक है, चलो करें। बी लूप में लगाओ, तो पहले कौन आया माइनस, तो माइनस का 20 प्लस आई बी, आर बी कितना 200 प्लस वी बी ई, और वी बी ई कितना लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू अपन 0.7 वोल्ट। वी बी ई कितना होता है एक्टिव 0.7 वोल्ट, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू। अच्छा एक और चीज़, जैसे आप सोच रहे हो कि अगर सिलिकॉन देगा तो क्या 0.7 लेना है, देखो सिलिकॉन जर्मेनियम का अलग अलग नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ये, और ये 0.7 वोल्ट ही लेनी है। इवन अगर दो ट्रांजिस्टर हैं, दोनों सिलिकॉन के ही बने हुए हैं और दोनों को एक ही फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, तो भी उनके अंदर आइडेंटिकल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू उनकी वेरी कर सकती है। जब अपन आपको, या शायद जिन लोगों ने एमएससी कर ली है उन्होंने डिफरेंशियल एम्पलीफायर और एम्पलीफायर जो है पढ़ा होगा अपने सिलेबस के अंदर। तो जब वहाँ पे अपन पढ़ते थे, देखो वहाँ पे लिखा जाता है अपन कि भाई ये अपना अजम्पशन है कि दो ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, वरना एक ही कंपनी में एक ही फैक्ट्री में एक ही टाइम पर जो ट्रांजिस्टर बन रहे हैं वो दोनों आइडेंटिकल हो, मतलब बिल्कुल एक जैसे हो, उनका लीकेज करंट एक जैसा हो, सब कुछ एक जैसा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियली अपन क्या करते हैं, सभी के लिए 0.7 वोल्ट ले लेते हैं। प्रैक्टिकली ये वेरी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा, किसी के लिए 10 वोल्ट हो गया, के लिए 0.7 है, नहीं नहीं नहीं, वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, नेग्लिजिबल प्रैक्टिकली, लेकिन आइडियली अपन स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया 0.7। अच्छा कैलकुलेशन में जो है लास्ट वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे था, जैसे आई बी प्लस इस वाज समथिंग लाइक दिस, आई बी प्लस बीटा आई बी एंड आर ई 0.5 था। तो मैंने क्या किया था कि ये 100 था, तो 100 प्लस 101 और ये 7 आई बी था, तो मैंने 108 कर लिया था और फिर आर ई से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये आर ई सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाई था, ऐसे नहीं था। तो ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो कैलकुलेशन क्या है कि मैं पहले से नहीं करता हूँ, यहीं बोर्ड पे करता हूँ, तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। अदरवाइज आएगा कितना, होना कितना चाहिए था, ये 7 आई बी आना चाहिए था, और 101 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 50.5, तो आना चाहिए था 57.5, और मैंने क्या किया था 108 इंटू 0.5, मतलब मैंने आर ई को टोटल से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो मेरा आया था कितना 54। तो कुछ इतना डिफरेंस था ये, इसकी वजह से थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। तो एक बारी करेक्शन कर लेना आप लोग। इस सिली मिस्टेक बोलते हैं, एग्जाम्स में भी होती हैं ये ना भाई, एग्जाम्स के अंदर सिली मिस्टेक्स
होती हैं। और कैसे अवॉइड कर सकते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। 4-5 हज़ार क्वेश्चन अगर आपने पहले ही सोल्व कर रखे एग्जाम से पहले, ठीक है, अब यानी कि 15 दिन बाद एग्जाम है या 1 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने पहले से आप रोज़ 3 घंटे बैठ के एक पेपर सोल्व कर रहे हो, बिल्कुल उसी टाइम पर, है ना। एक टाइम शेड्यूल भी बन जाता है कि अगर पेपर अपना 8 से 11 होने वाला है तो आप लोग सुबह 8 से 11 बजे तक ही एक पेपर सोल्व करो रोज। तो इस तरीके से क्या है, काफ़ी प्रॉफिट होता है, ठीक है। 0.7 और प्लस आई ई इंटू आर ई कितना है 1 किलो ओम इक्वल्स टू 0। तो हो गया 200 आई बी प्लस आई ई को मैं कितना लिख सकता हूँ, आई बी प्लस आई सी। आर ई तो 1 है तो ये 1 हो गया, और ये 20 माइनस 0.7, 200 आई बी प्लस आई बी, और आई सी को बीटा आई बी, बीटा कितना है 100, तो कितना हो जाएगा ये 100 आई बी इक्वल्स टू 19.3। तो ये हो जाएगा 300 और 1301 आई बी इक्वल्स टू 19.3। तो आई बी कितना आ जाएगा 19.3 डिवाइडेड बाई 301 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों कि रेजिस्टेंस किसके अंदर था, किलो ओम के अंदर था। किसके अंदर था, किलो ओम के अंदर था। क्लियर है, हो गया ये। अब अपने पास क्या क्या, आई बी तो आ गया, आई सी चाहिए। तो आई सी कितना होगा बीटा आई बी, तो 100 इंटू 19.3 डिवाइडेड बाई 301। तो देखो मैं ऑलमोस्ट निकाल रहा हूँ, ये 100 है 301 है तो मैं इसको 3 ही लिख लेता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। हालांकि 3.000 कुछ आएगा लेकिन मैं 3 लिख लेता हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी 18.43 मिली एम्पियर आई सी। क्लियर है। अच्छा, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से कर सकते हो, लेकिन नेट में जब आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शनल होता है और उनके ऑप्शन में डिफरेंस होता है। अगर आप देखो 301 से भी करके देखोगे तो इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ऑलमोस्ट इतना ही आने वाला है ना। हाँ, तो ऐसे मत सोचना कि नेट में तो कैलकुलेटर होता ही नहीं है सर, वैसे वहाँ कैसे करेंगे। तो आप करके देखना कितना डिफरेंस आता है, मुझे बताना। ऐसे मैंने अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन की है, ठीक है। आईसी आ गया। अब लगाना है अपने को कलेक्टर एमिटर लूप के अंदर, तो माइनस वीसीसी कलेक्टर इमीटर लूप, माइनस वीसीसी मतलब -20 प्लस आई सी इंटू आर सी। आर सी कितना है 5 किलो ओम प्लस वीसीई एंड प्लस आई ई इंटू आर ई कितना है 1 किलो ओम इक्वल टू 0। चाहिए क्या वीसीई, बाकी सब कुछ तरह भेज दो। 20 माइनस 5 आई सी माइनस आई ई, ठीक है। तो वीसीई कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 इंटू 6.43 माइनस, अब देखो आई ई जो है आई बी प्लस आई सी होता है, लेकिन आई बी को मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूँ, मतलब मैं आई को ऑलमोस्ट आई सी की इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.43, ठीक है। तो वी सी कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 2 and 6.43. So VCE is nothing but, you can easily calculate, this is going to be 38.58 and VC is nothing but minus 18.58 वोल्ट। कितना आ गया -18.58 वोल्ट, ठीक है। अपन देख लो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं की अपन ने। -20 प्लस आई बी इंटू 200 किलो ओम था, प्लस 0.7 आई इंटू आर ई आ गया आपका 200 आई बी, 200 आई बी, ठीक है। उसके बाद आई को मैंने लिख दिया आई बी प्लस आई सी 20 माइनस 0.7, 200 आई बी प्लस आई बी प्लस 100 आई बी 301 आई बी 19.3। तो यहाँ पे आई बी को 19.3 अपॉन 301
and here we get IC equals to nothing but 6.43 मिली एम्पियर. इज दैट क्लियर? एंड कलेक्टर मीटर लूप के अंदर -20 प्लस IC इंटू 5 प्लस VCE एंड दिस एंड वैल्यू आ गई VCE की ये. आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना क्या वैल्यू आती है. लेकिन अब देखो अपन ने आर्बिट्रेरी वैल्यूज ली थी सारी. मैंने अपनी मर्जी से 20 वोल्ट लिया था 200 किलो में, 5 किलो में, 1 किलो में, और आपका VCE आ गया नेगेटिव. तो आपको कमेंट में बताना कि यार ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर ये एम्पलीफिकेशन कर रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो डेफिनेटली VCE पॉजिटिव आना चाहिए था. क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब सैचुरेशन रीजन में है. अरे ये N है, ये P है, ये N है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब तो ये सैचुरेशन रीजन में आ गया, मतलब एम्पलीफिकेशन तो नहीं करेगा, एज एन एम्पलीफायर काम नहीं कर रहा है. तो आपका एग्जाम में कभी भी जब ऐसे इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपका VCE नेगेटिव नहीं आएगा. यहाँ आ गया क्योंकि अपन ने आर्बिट्रेरी कैलकुलेशन ली, अपन ने इस तरीके से डेटा एडजस्ट ही नहीं किया कि एम्पलीफिकेशन कर रहा है ना, आर्बिट्रेरी ले ली. लेकिन एग्जाम में वो कहता है ना कभी भी कि अगर ये सर्किट एम्पलीफिकेशन कर रहा है तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी NPN के लिए, और PNP के लिए पॉजिटिव नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि देखो ये नेगेटिव है, VCE नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कलेक्टर जो है VC जो है वो लो वोल्टेज पे इन कंपेरिजन टू इमीटर. कलेक्टर लो वोल्टेज पे, इसका मतलब क्या हो गया, ये N लो वोल्टेज मतलब नेगेटिव से कनेक्टेड है. इसका मतलब कलेक्टर इमीटर लूप क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, और फॉरवर्ड बायस तो सैचुरेशन हो गया, और सैचुरेशन में एम्पलीफिकेशन नहीं करता है. अभी देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, लेकिन आप इसको क्यू पॉइंट नहीं कहोगे, क्योंकि क्यू पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, एक्टिव रीजन में. ध्यान रखना, क्यू पॉइंट कहाँ होता है, एक्टिव रीजन में. तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये सवाल आ सकता है एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है. एंड उस केस में वो ये नहीं कहेगा फाइंड द क्यू पॉइंट, क्योंकि इसका ये क्यू पॉइंट नहीं है. क्यू पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, एक्टिव रीजन में. कहाँ होता है, एक्टिव रीजन में. हाँ, ये सवाल अगर आता है तो वो यही पूछेगा IC कितना है, VCE कितना है. ही विल नेवर आस्क that find the Q point because VC is negative and for NPN VC cannot be negative in active region. कौन से रीजन में, एक्टिव रीजन में. तो ये सवाल आ सकता है, बिल्कुल सही भी है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कलेक्टर इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है. कलेक्टर इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है मतलब ये सैचुरेशन लेवल में है. सैचुरेशन लेवल में इसका मतलब ये एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा. क्लियर है? ठीक है. और अगर वो कहता है कि भाई ये बायस है और इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको जो है क्यू पॉइंट कैलकुलेट करो, तो डेटा इस तरीके से एडजस्ट करके ही देगा कि वो किस में होगा, एक्टिव रीजन में ही होगा. बाकी देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से जो है डेटा ज्यूम कर लिया और ये वैल्यू आ गई. क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन हैं आपके इमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, फिक्स्ड बायस में और उसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पे इमीटर रेजिस्टेंस आ गया है, वो आपको करने हैं. नहीं होते हैं तो अपन आगे डिस्कस करेंगे. अब अपन नेक्स्ट जो बायसिंग है अपनी उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज वोल्टेज डिवाइडर बायस. वोल्टेज डिवाइडर बायस, देखो इसका सर्किट डायग्राम, यहाँ से क्या होता है, इनपुट सिग्नल कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है. ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है और ये रेजिस्टेंस मान लो R2 है, ये रेजिस्टेंस अपना RC है. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सर्किट कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग हो गया उनसे. अच्छा, तो देखो इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं अपन, और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसकी अपन बात करते हैं. तो पहले रिड्यूस करते हैं अपन. तो क्या पता चला, यहाँ पे VCC, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये यहाँ पे भी VCC है और यहाँ पे भी VCC है. अरे दोनों कनेक्टेड है यहाँ, ऐसे
ऐसे वीसीसी से। इसका मतलब यहाँ पे भी वीसीसी है, यहाँ पे भी वीसीसी है, तो चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ। आर सी, R2, R1, आर सी, ये आर ई, ये वी सी सी, ये बी वी सी सी। ध्यान रखना एग्जाम में कई बार R1 यहाँ पे R1 की जगह R2 लिख देता है, यहाँ पे R1 लिख देता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। हाँ, आपको पोजीशन ध्यान रखनी है, और डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैं याद करने के लिए बोलता ही नहीं हूँ आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वीसीसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे बताओ। ऐसे इस वीसीसी को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, सारे ग्राउंडेड पॉइंट है मिला दो, तो ये हो गए। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है? अच्छा अब इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, अरे ये और ये एक ही तो बात है। अरे वायर ऊपर ले जाके ऐसे ले आओ, है ना, या ऐसे सेम ही चीज़ है ना दोनों। अरे बैटरी से R1 जुड़ा हुआ है, R1 से देखो दो रास्ते हैं, एक बेस में जा रहा है, एक R2 भी जा रहा है, R2 वापस लोड के बैटरी पे भी आ रहा है और ग्राउंड में भी जा रहा है, दोनों सर्किट सेम है ना। अच्छा तो देखो ये IB करंट, ये IC करंट, सॉरी IE करंट, ये IC करंट, ये जो पॉइंट है, अब ये बेस वाला पॉइंट हो गया, मतलब जितना बेस पे वोल्टेज उतना यहाँ है, तो ये VBE है, VB है, ये क्या है VB। ठीक है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो करंट है, सॉरी वोल्टेज जो है, वो VBE है, यहाँ पे BE है। क्लियर है? अच्छा तो देखो इसको किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए अपन करते हैं थेवेनिन सर्किट में रिड्यूस कर लेते हैं। किसमें? थेवेनिन सर्किट में। तो देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को मैं ए और बी मान लेता हूँ, जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये ए है और बी है, तो इसको एक बार मैं अलग करके लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ ना। अच्छा सर्किट थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम पे चले जाओ, जिसको थेवेनिन थ्योरम आती है वो यहाँ से कंटिन्यू कर लो, जिसको नहीं आती है वो भैया थेवेनिन थ्योरम देखो, सर्किट थ्योरी के 4 लेक्चर है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी सर्किट को आप क्या किससे रिप्लेस कर सकते हो, सिंगल वोल्टेज और सिंगल रेजिस्टेंस से। वोल्टेज क्या होगा, लोड टर्मिनल, ये टर्मिनल है, इनको खुला रखते हुए जो इनके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वही क्या होगा, वोल्टेज जो डिफरेंस है वही वी थेवेनिन होगा। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा कि आप जितनी भी बैटरी हैं उनको उनके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दो, जितने भी पावर सोर्स हैं उनको इनके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दो, और लोड टर्मिनल को ओपन रखते हुए आप जो टोटल इम्पिडेंस कैलकुलेट करोगे वो हो जाएगी आर थेवेनिन। तो अगर मैं इसको इसके इंटरनल से रिप्लेस कर दूं तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो आर थेवेनिन की कैलकुलेशन कैसे होगी, इन दोनों के बीच है आर थेवेनिन, ये R1 है ये R2 है, तो R1 R2 देखो पैरेलल में है, तो आर थेवेनिन कितना हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप इसको सिंगल वोल्टेज सोर्स सिंगल रेजिस्टेंस से जो है रिप्लेस कर सकते हो, ये A है ये B है ये आर थेवेनिन है और ये वी थेवेनिन है। आर थेवेनिन तो आपका आ चुका है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वी थेवेनिन कैलकुलेट करना है, तो वी थेवेनिन तो यहीं से हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वही वी थेवेनिन है। तो करंट, करंट देखो इस पॉइंट से आगे तो करंट जाएगा नहीं, तो इसमें करंट कितना होगा, आई कितना होगा, तो करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज VCC, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वही वी थेवेनिन है, तो वी थेवेनिन कितना हो जाएगा, करंट इनटू, करंट की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ मैं, R1 प्लस R2 इंटू रेजिस्टेंस R2, तो VCC R2
अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या हो गया वी थेवेनिन। तो आपके पास वी थेवेनिन भी आ गया, आपके पास आर थेवेनिन भी आ गया। क्लियर है। तो आपके सर्किट में रिड्यूस कर दूंगा। और ये ध्यान रखना R1 R2, R1 ऊपर है R2 नीचे, अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करते हो तो, है ना। अगर R1 R2 बदले, R1 नीचे वाला हो जाए R2 ऊपर वाला, तो यहाँ पे भी R1 की जगह R2 लिख देना, R2 की जगह R1 लिख देना। देखो अब तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ गया अब आपका, वी थेवेनिन। यहां से पीछे का सर्किट इससे रिड्यूस हो गया है, आर थेवेनिन। ओह सॉरी, वीसीसी आरसी। ये सर्किट किसके जैसा है, इमीटर बायस के जैसा है। किसके जैसा है, इमीटर बायस के जैसा है। लेट मी चेक दैट कैमरा इज फ्रेमिंग इट और नॉट। ओके, सो यू कैन सी नाउ। ओके, तो ये वीसीसी है। चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ ताकि आपको फ्रेम में आ जाए ये। आर ई, आर सी, वी सी सी, ये वी थेवेनिन, ये आर थेवेनिन। तो ये सर्किट कैसा है, इमीटर बायस जैसा है ना, जो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो इससे आगे की कैलकुलेशन तो आपको आती ही है, सेम है ना। तो अपन दोबारा कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे वी थेवेनिन की जगह वहाँ वी सी सी था, यहाँ पे वी थेवेनिन है। और इसकी वैल्यू कितनी है, वी सी सी आर टू अपॉन R1 प्लस R2। और ऐसे आर थेवेनिन कितना है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस का क्वेश्चन आ जाता है, वोल्टेज डिवाइडर बायस का क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले आपको वी थेवेनिन आर थेवेनिन निकालना पड़ेगा। और अब ये सर्किट बन गया, और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल कैसे होगा, इमीटर बायस के जैसे ही होगा। क्लियर है, सेम वही केवीएल लगेंगे। तो आप खुद करके देखना, और जो आपकी इक्वेशन आई वो मेरी वाली इक्वेशन से मैच करना कि सही आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। तो जो बीच के जो सर्किट है इनके मैं मिटा देता हूँ, उस सर्किट को मैं यहाँ उठा लाता हूँ। क्लियर है, एंड लेट मी एडजस्ट द फ्रेम अगेन। तो ये जो सर्किट है आपका किसके इक्विवेलेंट आ गया, वी थेवेनिन, आर थेवेनिन, आर ई, आर सी, और यहाँ पे वी सी सी। क्लियर है। आप तो केवीएल लगाना है, केवीएल तो दमादम लगा ही दोगे, आप सीख चुके हो अब तक तो केवीएल लगाना। तो बेस इमीटर लूप में लगाओगे माइनस प्लस, प्लस माइनस करंट आई बी, ठीक है। ये हो जाएगा अपना वी बी ई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट ऊपर से नीचे आता है आई सी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और वी सी ई इन दोनों के बीच में होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर करंट कलेक्टर से मीटर में आ रहा है, तो कलेक्टर हाई वोल्टेज पे है और मीटर लो वोल्टेज पे। इसमें ऐसे चलते हैं, इसमें ऐसे चलते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। केवीएल लगाना अगर आपको आता है, आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, लगाओ। पहले नेगेटिव आया, नेगेटिव कितना, वी थेवेनिन, प्लस करंट कितना है आई बी इंटू आर थेवेनिन, प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नथिंग बट आई बी इंटू आर थेवेनिन, प्लस आई को लिख सकता हूँ आई बी प्लस आई सी,
आर ई इक्वल्स टू वी थेवेनिन माइनस वी बी ई, आई बी आर थेवेनिन प्लस आई बी कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस, क्योंकि मैं इसी को कितना लिख सकता हूँ, बीटा आई बी, तो आई बी तो कॉमन आ गया तो सिर्फ बीटा वी थेवेनिन माइनस वी बी ई, सो आई बी इज नथिंग बट वी थेवेनिन माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय, यहाँ से आई बी कॉमन लोगे तो आर थेवेनिन प्लस 1 प्लस बीटा आर ई, सेम कैसा आ गया, इमीटर बायस जैसा, सिर्फ वीसीसी की जगह वी थेवेनिन है और आर बी की जगह आर थेवेनिन है। बताओ, सेम फॉर्मूला आ गया। तो आपका आई बी आ गया। इफ यू हैव ऑब्टेन्ड आई बी इट मीन्स यू कैन ऑब्टेन इजीली आई सी। आई सी इज नथिंग बट बीटा आई बी, सो यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ आई सी टू। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी सी ई। क्यू पॉइंट में क्या आता है, क्यू पॉइंट में अपना क्या क्या वैल्यू आती है, वी सी और आई सी की वैल्यू आती है। तो इसमें लगाओ अब माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर सी प्लस वी सी ई प्लस आई ई आर ई इक्वल टू 0। तो आई सी आर सी प्लस आई बी प्लस आई सी into RE equals to, why I am writing it like this, I have to reduce it for VCE, so VCE equals to VCC minus ICRC minus IE को IB plus IC RE, VCC minus ICRC minus IB को IC अपॉन बीटा प्लस 1 सॉरी प्लस IC RE, आई बी को कितना लिख दिया, आई सी अपॉन बीटा, वी सी सी माइनस आई सी कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन लिया, आर सी आई सी भी कॉमन लिया, तो आर सी प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू आर ई, तो वी सी ई इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा आर ई। और अगर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिखना चाहते हो तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, 1 प्लस बीटा ऑलमोस्ट बीटा के बराबर होगा, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, तो आर सी प्लस आर ई। तो यहाँ से आ गया आपका वी सी ई। सैचुरेशन लेवल चाहिए, सैचुरेशन लेवल कब होता है, वी सी ई 0 रख दोगे तो आई सी सैचुरेशन आ जाएगा, तो वी सी ई यहाँ पे 0 रख दूंगा, तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई, तो आई सी सैचुरेशन कितना आ जाएगा, वी सी सी अपॉन आर सी प्लस आर ई, सेम एज इमीटर बायस, या फिर यहाँ रखोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटेड है, बट आपको बुक्स में हमेशा ये मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस बीटा स्लाइटली ही बड़ा होगा बीटा से, तो इसको हमेशा 1 ही लिखा जाता है। आपको बुक्स में इक्वेशन भी यही मिलेगी, स्टैंडर्ड जो बुक होती है उनमें इतनी कैलकुलेशन तो करते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्यों, उनको पता है कि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। इंडियन राइटर्स की जो बुक होती हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं उसमें सिर्फ यही बताया जाता है ना, उसमें दिमाग नहीं लगवाया जाता, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई जाती है। तो ये आ गया आपका आईसी सैचुरेशन। वीसी सैचुरेशन चाहिए तो आईसी 0 रख दो, तो वीसी सैचुरेशन कितना जाएगा, वीसीसी के बराबर, तो वीसीई मैक्सिमम या फिर वीसीई सैचुरेशन। अच्छा ये ध्यान रखना, ये वो वाला वीसीई सैचुरेशन नहीं है स्टैंडर्ड वैल्यू वाला, ध्यान रखना ये चीज़ है ना, ये सैचुरेशन लेवल उसको बताता है तब आपने क्या किया है, जो वैल्यू है आईसी जो करंट है इसको 0 मान लिया है, आईसी को 0 मान लिया, ये वो सिचुएशन है। तो ये वीसीसी, तो लोड लाइन जो बनेगी उसमें ये पॉइंट कितना होगा, आईसी सैचुरेशन का वीसीसी अपॉन आरसी प्लस आर ई, और ये जो पॉइंट होगा ये वीसीसी का होगा, ये ग्राफ आईसी वर्सेस वीसीई है। तो आपका जो रियल वैल्यू होगी वीसीई और आईसी की, ये कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगी ना कहीं बीच में, ठीक है। हाँ, अब जब एम्पलीफायर के लिए यूज़ करना होता है ना, तो क्यू पॉइंट इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, तो देखो क्यू पॉइंट इन पे डिपेंड कर रहा है, आर सी आर बी इन पे, इसका मतलब आर सी आर बी को एडजस्ट करके मैं क्यू पॉइंट को आगे पीछे खिसका सकता हूँ। तो इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि ये लोड लाइन के बीचों बीच आए, कहाँ आए, बीचों बीच आए।
तो ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अच्छे से बताएंगे जब अपन ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इनके, तो इन रीजन का ग्राफ कैसा होता है जब वहाँ डिस्कस करेंगे तब मैं ये बात बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना कि ये बीच में क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो भैया ये आ गया आपका कौन सा, वोल्टेज डिवाइडर बायस। कौन सा आ गया, वोल्टेज डिवाइडर बायस। अब कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आप करना, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या करना है, बस इनकी वैल्यू तो रखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। सो दिस इज जस्ट टाइम वेस्ट, आप करना नहीं होगा तो करेंगे। अच्छा, अगली जो क्लास होगी वो क्वेश्चंस पे ही होगी। अगली जो क्लास है, जैसे ही बायसिंग मैं खत्म कर देता हूँ डीसी बायस, तो जैम का जो है ट्रांजिस्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बचता है। तो अगली जो क्लास होगी वो लंबी क्लास लेंगे अपन, और उसके अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे खूब सारे। तो आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना, ठीक है। मैं भी कहीं से ढूंढता हूँ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वगैरह से कलेक्ट करता हूँ, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीसी एनालिसिस के, ठीक है, ट्रांजिस्टर के। तो अभी अपना नेक्स्ट चलते हैं अपन कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे, कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन। एंड दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ डीसी बायसिंग। कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन, इसका सर्किट डायग्राम देखो। आर ई आर सी आर बी, कुछ डिफरेंस नज़र आया। पहले ये जो पॉइंट होता था यहाँ वीसीसी से कनेक्ट होता था, और अब ये कहाँ कनेक्ट है, कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्ट है, ध्यान रखना। तो इमीटर बायस में और इसमें क्या फ़र्क है, इमीटर बायस में रेजिस्टेंस जो होता है इमीटर का, लेकिन ये पॉइंट कहाँ कनेक्ट होता है, डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे कहाँ कनेक्ट है, कलेक्टर पे कनेक्ट है। क्लियर है, हाँ। तो चलो भैया क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। इसी से यूज़ कर लेता हूँ, इंक थोड़ी कम हो गई है। देखो, और ये सबसे पहली चीज़, ये जितने भी आप देख रहे हो ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आया या नहीं आया। इक्विवेलेंट सर्किट जब मैं केवीएल लगाता हूँ उससे पहले जो सर्किट बनाता हूँ, क्योंकि मैं देखो मैं तो इसमें डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, एक क्लोज लूप बना के दिखाता हूँ कि हाँ देखो क्लोज लूप है। तो अगर आपको उस चीज़ आई है या नहीं आई ये ज़रूर बताना मुझे कि आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आया है या नहीं आया है। तो ये वीसीसी, जितने भी ग्राउंडेड पॉइंट होते हैं ये कनेक्ट हो गए। अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये क्या है, आरबी। तो अब आपको ये लूप तो दिख रहा है, एक लूप तो कलेक्टर मीटर, क्या दूसरा क्लोज लूप दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या दूसरा क्लोज लूप। देखो, ये जब टर्मिनल इस तरफ आ रहा है ग्राउंडेड तक, तो अगर मैं बाहर से मेजर करूं, देखो अरे वायरिंग ही तो है, एक क्लोज लूप तो आपको यहां नजर आ गया अंदर, और एक क्लोज लूप ये है भाई, ये कंप्लीट बाहर बाहर का, कंप्लीट क्लोज लूप मतलब बाहर से। अरे इस वायर को मोड़ के यहां रख दो, मतलब देखो ये वायर ही तो है, इस तार को उठा के मैं इधर रख लूं, कैसे बनेगा ये,
ये लो VCC। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ देखो ये क्लोज लूप बन गया ना। अरे इस वायर को उठा कैसे घुमा दो, वायर ही तो है, जरूर थोड़ी इधर ही पटको, ये कनेक्शन ही तो है। समझ में आ गया। तो बाहर का किस तरीके से बना है ये समझ जाओ आप। तो मैंने डायरेक्ट इसी में रेड कलर से बना दिया था कि बाहर का जो लूप है वो किस तरीके से बन रहा है, क्लोज लूप। बाकी आप चाहो तो आप इस तरफ भी इस तरीके से बना सकते हैं। अरे भाई ये पॉइंट है तो यहाँ से मैं 2 पॉइंट निकाल दिए बस मैंने। क्लियर है। हाँ, तो एक तो हो गया एक्सटर्नल लूप और एक हो गया इसके इंटरनली लूप। तो ये जो पहला लूप 1 है, लूप जो 1 है इसके अंदर कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो देखो कहाँ से करोगे, यहाँ से कर, टर्मिनल बना देता हूँ पहले, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आर ई है आर सी है। ठीक है, बाहर वाले में बना रहा हूँ, बाहर वाले लूप में। यहाँ से चला तो माइनस पहले आया तो माइनस वी सी सी, यहाँ आया प्लस प्लस। कितना करंट है इसमें से, इसमें से कितना करंट है बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी। कितना करंट है आरसी में से, और टाइम मेंशन किया करो कि मैं किस क्वेश्चन को किस टाइम पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप कमेंट करते मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं ना। तो आप टाइम मेंशन किया करो ताकि मैं चेक कर सकूँ आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिख रहे हो। ये करंट कितना है यहाँ से कौन बताएगा, आईसी। अगर आपका जवाब आईसी तो गलत। कैसे, अरे आईसी तो कलेक्टर में जो जा रहा है वो करंट, ये है आईसी तो, और ये आई भी है। इसका मतलब ये यहाँ पे तो करंट आई ई है। कितना करंट है, आई ई। अरे आई ई यहाँ तक आई ई है, तो इधर जो गया वो आई सी और जो इधर आया वो आई बी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, कलेक्टर रेजिस्टेंस है तो आई सी ही लिख देते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ अरे कलेक्टर तो यहाँ जाके भी तो 2 पार्ट बन रहे हैं, तो जो इधर चला गया वो आई बी और जो आगे आ गया वो आई सी। तो ये करंट कितना हो गया दोनों का टोटल, मतलब आई ई। क्लियर। तो यहाँ कितना आएगा, आई ई इंटू आर ई। पहले प्लस आया, देखो मैं बाहर बाहर चल रहा हूँ, बाहर बाहर, तो यहाँ से इधर घूम जाओ, पहले फिर प्लस आया तो आई बी इंटू आर बी। फिर ये वोल्टेज, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, कितना वोल्टेज होता है, वी बी ई, वी बी ई। तो प्लस वी बी ई, फिर प्लस आई ई आर ई इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो भैया आई ई को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 प्लस बीटा आई बी। अब बार बार नहीं बता रहा हूँ मैं, चलो यहाँ बता देता हूँ एक बार। आई बी कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा। ठीक है, बीसीसी को उधर भेज दूंगा, प्लस आई बी आर बी, वी बी को उधर भेज देंगे और आई को वही 1 प्लस बीटा आर ई इक्वल्स टू, सॉरी, वी सी सी माइनस वी बी। वी सी सी उधर भेज दिया, वी बी उधर भेज दिया, आई ई को 1 प्लस बीटा आई बी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सॉरी आर सी है ना ये। हाँ देखो इस तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ से चले वी सी सी तो ये आर सी था। ठीक है, तो आई को लिखा 1 प्लस बीटा आई बी, और आर सी तो मैंने लिखना है भूल गया, है ना। हाँ, फिर ये आई बी आर बी आ गया, ये वाला वी बी उधर चला गया, और यहाँ पे आई ई को आई बी इंटू 1 प्लस बीटा और आर ई एज इट इज हो गया। आई बी सभी में से कॉमन ले लो, तो ये कितना जाएगा, 1 प्लस बीटा आर सी प्लस आर बी प्लस 1 प्लस बीटा आर ई इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई। तो आई बी इक्वल टू कितना हो गया, वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस इन दोनों टर्म में से भी 1 प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस बीटा आर सी प्लस आर ई। तो ये आपके पास आई बी आ गया, आई बी आ गया मतलब आई सी आ जाएगा। आई सी कितना होता है, बीटा आई बी। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ आई सी यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ वी सी फ्रॉम द कलेक्टर इमीटर लूप। तो यहाँ से स्टार्ट कर दो कलेक्टर इमीटर लूप। कलेक्टर इमीटर लूप में यहाँ से स्टार्ट करोगे तो माइनस वी सी सी, यहाँ पे आई ई कौन सा करंट है, आई ई, तो आई ई लिख देता हूँ, चलो मैं आई ई
RC। ये वोल्टेज कितना होगा कलेक्टर से लेके मीटर तक, VCE प्लस VCE प्लस IE इंटू RE इक्वल टू 0। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, VCE की, तो बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। VCC माइनस IE को लिख सकते हैं, चलो IE रहने दो, IE RC माइनस IE RE। तो यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, VCE निकाल सकते हो, क्योंकि IB आ गया IC आ गया तो IE आ ही जाएगा। IE की वैल्यू रख देना, VCC रख देना, RC रख देना, तो यहाँ से VCE आ गया। क्लियर है, तो आपके पास Q पॉइंट आ गया, मतलब IC भी आ गया आपके पास, VCE भी आ गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, सैचुरेशन लेवल की। तो सैचुरेशन लेवल हमेशा इस इक्वेशन से आते हैं। तो सैचुरेशन लेवल कैसे निकलते हैं, एक बार VCE 0 रख दोगे तो IC सैचुरेशन आ जाएगा। IE को ऑलमोस्ट IC में मान लो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इक्वल टू VCC माइनस IC RC और माइनस IC RE। तो VCC इक्वल टू नथिंग बट IC कॉमन ले लो, RC प्लस RE। तो IC सैचुरेशन है ये, ध्यान रखना कितना क्या, VCC अपॉन RC प्लस RE। क्लियर है, ठीक है। और VC सैचुरेशन निकालना हो तो IC 0 कर दो। IC जब 0 करोगे, इसमें तो क्या किया अपन ने, VCE 0 किया है, यहाँ पे IC 0 करोगे, IC IE ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तो VCE कितना आ जाएगा, सैचुरेशन VCC के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये अपना क्या हो गया, कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन हो गए, उसकी इक्वेशंस हो गई। जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो आपको जितने भी DC बायसिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं प्रीवियस ईयर के वो करने हैं। मैं भी आज डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगले क्लास के अंदर अपन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर का अपन अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा दिया उतना, चाहे वो प्रीवियस ईयर के आए हुए हो, चाहे किसी असाइनमेंट के हो, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे भेजना, मैं थोड़ा होमवर्क भी भेज देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। स्टे सेफ, टेक केयर।